तो क्या है कि ये जो क्लाइमेटोलॉजी है, तुम्हारा जो नेट में आएगा ना, जब क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे होता है कि क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशेनोग्राफी से थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन आएगा। तो ये क्लाइमेटोलॉजी क्या है कि ये हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट ही है एटमॉस्फेरिक साइंस। एटमॉस्फेरिक साइंस, तो उसी में दो आता है। एक आता है मेटेरोलॉजी, एक आता है मेटेरोलॉजी, एंड एक आता है क्लाइमेट साइंस और क्लाइमेटोलॉजी। ओके, तो हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, पढ़ेंगे मेटेरोलॉजी, पढ़ेंगे। तुम्हारा ये पूरा एटमॉस्फेरिक साइंस से ज्यादातर क्वेश्चन नेट में आएगा। तो मेटेरोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी दोनों हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं ये बस सिलेबस तुम्हारे लिए लाया था ताकि तुम थोड़ा देख लो क्या क्या आता है। ये सारा हम कंप्लीट करेंगे। ओके, ये सारा हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पूरा नेट का सिलेबस खत्म किया जाएगा। ओके, क्या है कि अभी थोड़ा घर में हूँ तो थोड़ा क्लासेस उतना नहीं ले पाऊंगा। हफ्ते में 2 ही लूंगा एक बार मैं। हाँ, तो चला जाऊंगा घर से, तो फिर अच्छे से तुम्हारा क्लासेस चलेगा। ओके, अभी के लिए क्लाइमेटोलॉजी का, सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी का, और सबका ठीक ठाक ही चलेगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या है कि क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी तो स्टडी, ये तुम्हारा बुक्स रहेगा। ओके, तुम्हारा बुक्स में ये चार चार बुक्स फॉलो करूंगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। ओके, तो ये बुक में, ये क्या है कि बीएससी वालों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा क्लाइमेटोलॉजी, सविंद्र सिंह। नेट के लिए भी ठीक ही है, नेट के लिए भी ठीक है, जो भी सारा एयर मासेस वगैरह, रेनफॉल, सारा इसमें भी अच्छा रहेगा। और ये थोड़ा क्या है कि हायर लेवल का है, ये जो तीनों क्वेश्चन, ये जो तीनों बुक है, ये थोड़ा हायर लेवल का है। ओके, 1 2 3, 1 2 4 में जो है वो थोड़ा हायर लेवल का है, लेकिन ठीक ठाक है, उसको भी पढ़ लेना। ओके, पढ़ना। तो ओके, शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ओके, तो एटमॉस्फेयर का जो पूरा हमारा क्या है कि फिजिकल जो ज्योग्राफी है, उसमें हमारा क्या क्या आता है। एक आता है लिथोस्फीयर। ओके, एक आता है हाइड्रोस्फीयर, एक आता है एटमॉस्फेयर, और एक आता है बायोस्फीयर। ओके, यही चारों तो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में। तो क्या है कि ये जो लिथोस्फीयर, ये तो हमारा वही है, जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर, इट इज कम्प्लीटली ऑफ ओशेनोग्राफी, जो कि तुम्हारा नेट के लिए पढ़ाया जाएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे नेट के लिए। ओके, एंड एटमोस्फियर, इसका वही मैंने बता दिया, क्लाइमेटोलॉजी एंड मेटेरोलॉजी दो है इसके अंडर। एंड बायोस्फीयर का, वो सिंपल एनवायरमेंटल साइंस जब पढ़ोगे तुम्हारा उसमें बायोस्फीयर भी आ जाएगा। ओके, तो हम एटमोस्फियर पढ़ेंगे अभी। तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ दैट मेटेरोलॉजी is the science that deals with motion and phenomena of the atmosphere, and climatology includes the systematic and regional study of the atmospheric condition. Okay, ये जिसने भी अभी ये दो डेफिनेशंस पढ़े हैं, उनको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो दोनों आप सेम ही लिखे हो, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। मेटेरोलॉजी भी वही है, एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मोशंस एंड फेनोमेना। क्लाइमेटोलॉजी भी वही है। तो फिर डिफरेंस क्या है मेटेरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी में? एंड क्लाइमेटोलॉजी में और भी एक चीज लिखा हूं मैंने, वेदर एंड क्लाइमेट। तो कोई बता सकता है वेदर एंड क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट में कोई डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? अनम्यूट करके बताना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। हेलो, हेलो। हाँ, वेदर एंड क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस क्या है? क्लाइमेट लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ओके, सुधांशु शेखर, ठीक है। और कोई? ओके, तो फिर मैं ही बोल देता हूँ यार। क्लाइमेट इज द रिजल्ट ऑफ 20-25 ईयर्स इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है दीपा, सही है। ओके,
चलो मैं ही बोल देता हूँ, ओके। तो मैं सिंपल बोलता हूँ, क्लाइमेट एंड वेदर, ओके। तो वेदर इज लाइक योर मूड एंड क्लाइमेट इज लाइक योर पर्सनालिटी, ओके। ये जो वेदर है ना, ये तुम्हारा मूड की जैसा है, एंड क्लाइमेटोलॉजी, सॉरी क्लाइमेट इज लाइक योर पर्सनालिटी। क्या है वेदर, जो है कि वो क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज। वो ऐसे मिनट टू डेज में वेरिएशन होता है उसका, वेदर का, ओके। एंड क्लाइमेट वो एक एवरेज है, जो वेदर का एवरेज है उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। तो इसी में तुम समझ जाओगे दैट की मूड एंड पर्सनालिटी। मूड क्या है भाई, कभी भी चेंज हो सकता है, ओके। शाम सुबह तुम्हारा मूड चेंज होता रहता है, लेकिन पर्सनालिटी वो एक ही है ना। सिमिलरली, ओके, सिमिलरली क्लाइमेट क्या है कि तुम्हारा वो एवरेज है वेदर का, जो भी, वो एक लॉन्ग टर्म है। सही बोले हैं, जो भी जिन लोगों ने भी बोले हैं वो सही बोले हैं, दैट क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म, ओके। ये लॉन्ग टर्म तुम्हारा एवरेज है वेदर का, ओके। ये जो है चेंज होता है ईयर एंड डिकेड्स या फिर उसके लॉन्ग, उसमें वो वेरी होता है क्लाइमेट, ओके। एंड क्या है कि वो जो वेदर है ना, उसको हम प्रेडिक्ट करने में हमको थोड़ा दिक्कत होता है। वो तो मेटेरोलॉजिस्ट का काम है, मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है, वो वेदर को वेरी करेगा या नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो सब वो लोग देखते हैं, ओके। एंड क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो लोग देखते हैं कि क्लाइमेट में कैसा क्या वेरिएबल होता है, ओके। एंड ये हमको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा, मतलब हाँ ठीक है, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन वेदर का उतना अच्छे से आज तक हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। लेकिन जितना भी है ठीक ही है, ओके। तो सेम वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस हमने देख लिया। तो अब बताओ भाई, मेटेरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि मेटेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, नहीं। बताओ। चलो ठीक है, जो भी मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, चलो मैं नीचे कर देता हूँ, वेट। इसको लिखना है यार, जो मैं बता रहा हूँ, ओके। तो क्या है, ये तुम्हारा मेटेरोलॉजी एंड ये तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी, ओके। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो मेटेरोलॉजी वाले होते हैं ना, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म चेंजेस को देखते हैं ज्यादातर, वही जो मैंने बोला है वेदर के बारे में, शॉर्ट टर्म चेंजेस। ये जो क्लाइमेटोलॉजी वाले होते हैं ना, ये तुम्हारा देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या चेंजेस हो रहा है, लॉन्ग टर्म में। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी वालों का ज्यादातर फोकस रहता है लॉन्ग टर्म में क्या चेंजेस हो रहा है, ओके। एंड मेटेरोलॉजी वालों का वो शॉर्ट टर्म में चेंजेस देखते हैं, ओके। तो वही है। तो मेटेरोलॉजी वाले करते क्या है भाई, ये करते हैं तुम्हारा फोरकास्ट करते हैं, वेदर का फोरकास्ट करेंगे। ये लोग तुम्हारा वेदर फोरकास्ट करेंगे, मेटेरोलॉजी वाले। एंड क्लाइमेटोलॉजी वाले क्या करेंगे, पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहा है, ओके। वो क्लाइमेटोलॉजी वालों का काम है। एंड मेटेरोलॉजी वाले सेम। तो ये तुम्हारा टूल्स क्या यूज करेंगे मेटेरोलॉजी वाले, राडार, सैटेलाइट इमेजेस, यही सब यूज करेंगे मेटेरोलॉजी वाले। एंड क्लाइमेटोलॉजी वाले क्या यूज करेंगे, वो सब यूज करेंगे आई स्कोर्स। ये तुमको पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। मैं अभी जो भी बता रहा हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम डायरेक्ट अनम्यूट करना, पूछना, या फिर चैट में लिखना कि भैया ये तुमने क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आया, ओके। डायरेक्ट पूछना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई स्कोर्स, स्पेलियोदेम, मैं बताऊंगा, ये सब बताऊंगा क्या है स्पेलियोदेम। ट्री रिंग्स, क्लाइमेटोलॉजी वालों का यही काम है, आइस कोर्स, स्पेलियोदेम, ट्री रिंग्स, इन सब से क्लाइमेटोलॉजी का बहुत काम है। मेटेरोलॉजी वाले जब वो वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं, तो उनको चाहिए राडार का जो भी सारा इंफॉर्मेशन एंड सैटेलाइट इमेजेस, ओके। तो सेम। तो मेटेरोलॉजी वालों का क्या क्वेश्चन है भाई, मेटेरोलॉजी वालों को हम यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आज बारिश होगा, आज बारिश होगा। एंड क्लाइमेटोलॉजी वालों से क्या पूछेंगे, ये मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है क्या, मानसून का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है क्या। ये दोनों मेटेरोलॉजी के लिए यही क्वेश्चन होगा, आज बारिश होगा। एंड क्लाइमेटोलॉजी के लिए पैटर्न, मानसून का पैटर्न कोई चेंज है, ओके। तो इसीलिए मैंने ये लगाया हूँ। तो क्या है, मेटेरोलॉजी वाले तुम्हें बोलेंगे तुम आज छाता लेके जाओगे या नहीं, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी वाले तुम्हें बताएंगे कि 2050 में तुम्हें बोट की जरूरत है या नहीं, ओके। दैट्स द डिफरेंस, और कुछ नहीं है। और हम दोनों पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ेंगे और मेटेरोलॉजी भी पढ़ेंगे,
ओके, चलो भाई, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों को, तुम बताना। ओके, मुंबई में क्या हुआ था कि जुलाई 2023 में एक फ्लड आया था। सितंबर 2022 में भी, 24 में भी कुछ फ्लड आया था, मैं भूल रहा हूँ। ओके, मुझे याद था जुलाई 23 एंड सितंबर 22 में कुछ फ्लड आया था। चलो भाई बताओ, तुमको ये एनालाइज करना है। ओके, जो फ्लड हुआ था मुंबई में, तुमको उसको एनालाइज करना है। अब मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी में जाएगा या मेटेरोलॉजी में? बताओ। ओके, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओके, क्लाइमेटोलॉजी। क्वेश्चन अच्छे से समझा, समझना। ओके, जुलाई 2023। चलो ठीक है, ठीक है, मैं और क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। जुलाई 20 अभी गया, एक जुलाई 25 में एक आएगा, या फिर कुछ भी मान लो अभी रिसेंट टाइम में जो भी हुआ है, तुम उसका स्टडी करने गए हो, तुमको उसका डाटा दिया गया, तुम उसका एनालाइज कर रहे हो। ओके, तो वो क्लाइमेटोलॉजी में जाएगा या आ, हमारा मेटेरोलॉजी में? ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। बताओ, किसी और को कुछ बोलना है? मेटेरोलॉजी, बिकॉज वहां रोज फ्लड नहीं आता। ओके, उर्मिला, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, तुम सब ने यार मतलब हो एक्टिव हो। तो क्या है कि बेटे, ये जो तुम्हारा है ना, यस मेटेरोलॉजी। ओके, ओके, अमर कुमार। तो क्या है कि बेटे, ये तुम्हारा दोनों में जाएगा, मेटेरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। तो मेटेरोलॉजी का क्या काम है? तो वो लोग बताएंगे कि ये जो फ्लड हुआ किसके वजह से हुआ। लाइक, एक होता है फ्लैश फ्लड, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, एक होता है फ्लैश फ्लड, वो क्यों होता है? क्लाउड बर्स्टिंग के लिए होता है। जब तुम्हारा क्लाउड बर्स्टिंग होता है ना एक जगह में, या फिर हेवी रेनफॉल होता है, तो वहां पे जो फ्लड आता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड। ओके, फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड, ये एक टाइप का फ्लड है। ओके, तो इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो ये जो फ्लड हुआ, उसका रीजन क्या है? लाइक क्लाउड बस्टिंग, हेवी रेनफॉल, या क्या है? वो तुम्हें बताएंगे मेटेरोलॉजी वाले। तो ये जो तुम्हारा है फ्लड हुआ है अचानक से जो हुआ, तो क्यों हुआ? लेकिन क्लाइमेटोलॉजी वाले बताएंगे, भाई जुलाई 23, सितंबर 22, ये कॉन्टिन्यूअस क्यों हो रहा है, इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? ओके, क्लाइमेटोलॉजी वाले बताएंगे कि इतना जल्दी जल्दी फ्लड्स क्यों हो रहे हैं। लेकिन मेटेरोलॉजी वाले बोलेंगे कि तुम्हारा ये जो फ्लड हुआ है, वो किसके वजह से हुआ है। तो मुझे ये बताओ, तुमको आइडिया आ रहा है ना कि हम मेटेरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्यों पढ़ेंगे? अब तक तो मैं वो बताया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, तुमको वो आइडिया आ रहा है ना कि मेटेरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी हमको क्यों पढ़ना है? मैं बताऊंगा, बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा। ओके, ओके, रिपीट। ओके, ठीक है। तो क्या है कि ये जो तुम्हारा फ्लड हो गया, राइट, इसमें दो चीजें, अगर तुम देखोगे दो चीजें। सितंबर 2022 में हुआ था, तो वहां पे क्लाइमेटोलॉजी वाले कुछ तो किए होंगे, या फिर वो जो डाटा उनके पास आया होगा, ये वाला सितंबर 2022 में जो भी हुआ होगा, उसका कुछ डाटा आया होगा कि क्यों हुआ है। तो उसके लिए ये क्लाइमेटोलॉजी वाले कुछ तो किए होंगे ताकि वो फ्लड्स नहीं आए। फ्लड आएगा तो क्या होगा भाई, बहुत कुछ दिक्कत होता है। ओके, फ्लड आने से। तो ये जो सितंबर 2022 में हुआ था, तो उसके वजह से वो क्यों आया, और ये जो जुलाई 2023 में है, वो क्यों आ रहा है, इतना रैपिड क्यों आ रहा है? वाई, ये जो आ रहा है फ्लड्स इतने रैपिड क्यों आ रहे हैं? तो ये तुम्हारा आंसर करेंगे क्लाइमेटोलॉजी वाले, क्यों आ रहे हैं। लेकिन ये जो जुलाई 2023 में, सिर्फ जुलाई 2023 में जो भी तुम्हारा फ्लड हुआ है, वो किसके वजह से हुआ है? लाइक द रीजन ऑफ फ्लड, तुम्हारा जो भी हुआ, मतलब तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, या फिर इसमें भी जियोलॉजिस्ट का काम आएगा, जियोलॉजिस्ट एंड मेटेरोलॉजी मिल के काम करेंगे। तो ये जो तुम्हारा हुआ है, क्लाउड बस्टिंग के लिए हुआ है, हेवी रेनफॉल के लिए हुआ है, या फिर तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं था इसीलिए हुआ है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द फ्लड, वो तुम्हारा बताएंगे मेटेरोलॉजी वाले। लेकिन ये जो क्लाइमेटोलॉजी वाले, वो लॉन्ग टर्म में उनका वही है, उनका फोकस ही रहता है लॉन्ग टर्म में, कि ये तुम्हारा बार बार क्यों आ रहा है, फ्लड इतना जल्दी क्यों आ रहा है। ओके, सुधांशु शेखर, समझ में आया क्या?
यस, मॉनसून सीजन इज फिक्स। सॉरी उर्मिला, एक बार और बताओगे, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? और सुधांशु, समझ में आया क्या? ओके सुधांशु, ओके। एंड उर्मिला, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? मानसून सीजन इज ए लॉन्ग टर्म इवेंट रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी, ओके। हाँ, मतलब मानसून जो भी है वो आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम वो हम पढ़ेंगे, मतलब एल नीनो एंड ला नीना कुछ होता है एनसो, ओके। जब तुम तुम्हारा सिलेबस देखोगे ना, उसमें देखो एल नीनो, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन एनसो आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे वो मानसून का अफेक्ट कर रहा है, तो वो तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी का काम हो जाएगा, ओके। तो वेदर फोरकास्टिंग इस शॉर्ट टर्म चेंजेस जो भी होगा वो तुम्हारा मेटेरोलॉजी वाले देखेंगे। ओके, तो अब वही पढ़ेंगे। तो अब सब मतलब ये देख लिए कि क्या होता है वेदर, क्या होता है क्लाइमेट, क्या होता है क्लाइमेटोलॉजी, क्या है मेटेरोलॉजी, क्या है। अब तुम पूछोगे लेकिन सर हमको क्यों पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी, पढ़ेंगे क्यों? ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमको पढ़ना क्यों है क्लाइमेटोलॉजी? ओके, तो क्या है कि बेटे ये होता है ऐसे कि क्लाइमेट का हमारा हेल्थ, सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो लिखा हूँ मैंने उसका रिलेशनशिप होता है। एंड यू नो हाउ हेल्थ, सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चर, अर्बन एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इन सबको अफेक्ट करता है तुम्हारा क्लाइमेट। ओके, लॉन्ग टर्म में भी अफेक्ट करता है। एंड आई डोंट, मुझे ये नहीं लग रहा है कि तुमको मैं ये समझाऊंगा अभी कि हेल्थ को कैसे अफेक्ट करेगा। देखो एक चीज बताता हूँ, जब भी तुम्हारा टेम्परेचर राइज हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हूँ मैंने हेल्थ रिस्क, ओके, हेल्थ रिस्क। तो जब भी तुम्हारा टेम्परेचर राइज होगा क्या होगा? हीट स्ट्रोक्स आएंगे। हीट स्ट्रोक से ये जो क्या हुआ था 2022 में, एक हीट स्ट्रोक आया था यूरोप में, जो कि बहुत लोग जिसमें कि बहुत सारे लोग मर गए थे, ओके। तो हाँ, तो यही है कि तुम्हारा वो हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या करेगा? जो जब भी तुम्हारा मानसून आएगा, तुम्हारा ऐसे है एनसो, ओके, एल नीनो एंड ला नीना, ये हम पढ़ेंगे बाद में कि तुम्हारा क्या होता है। एल नीनो क्या तुम्हारा फ्लड कर देता है तुम्हारा इंडिया में, ओके। जब भी ला नीना होगा तो ये कर देगा ड्रॉट। तो जब भी या फिर एल नीनो चाहे हो या फिर मानसून का हेवी हेवी रेनफॉल हो, वो क्या करेगा? तुम्हारा फ्लड लाइक सिचुएशन कर देगा, जिसमें तुम्हारा क्या होगा कि क्रॉप लॉसेस होंगे। चाहे हेवी रेनफॉल हो या फिर रेनफॉल ना ही हो, दोनों के कारण हमारे क्रॉप लॉसेस होंगे, तो तुम्हारा फूड शॉर्टेज देखा जाएगा, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया एग्रीकल्चर। एंड आर्किटेक्चर, ये तो तुम्हें पता ही है भाई, फ्लड्स कैसे तुम्हारा सारा कुछ खत्म करके चला जाता है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम्हारा आया था ना दुबई में, दुबई में आया था, उनका बहुत कुछ दुबई में जो भी आया था उसका क्या रीजन था? उसका रीजन यही था कि तुम्हारा जो सॉइल था, सॉइल में वो सॉइल एंड उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनका वो कभी सोचे ही नहीं थे कि हमारा कुछ ऐसे फ्लड वगैरह आएगा, तो उसके लिए रेडी नहीं थे, ओके। तो उनका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था, एंड उनका डेजर्ट है जहाँ पे कि वो ड्रेनेज नहीं हो पाया वाटर का, ओके। तो उसके वजह से उनका हो गया फ्लड, ओके। तो ये अर्बन एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तो है ही, ये तो है ही, इसमें कोई मतलब नहीं है कि मैं तुमको डिस्क्राइब करूँ या एक्सप्लेन करके बताऊँ, ये तुमको पता है, ओके। क्लाइमेट इफेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज, पता है कैसे तुम्हारा ये जो ग्लाशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तुम्हारा मालदीव्स सिंक हो रहा है, ओके। एंड जो वेदर साइक्लोन जो फनी उड़ीसा में आ रहा है, ऐसे तो उड़ीसा में क्या है कि हमेशा से आते रहते हैं यार साइक्लोन, लेकिन जो फनी आया था, बोलते हैं ना उस टाइम पे मीम्स बना था कि उसने पूरा फनी बना के चला गया उड़ीसा को। तो पूरा जो भुवनेश्वर है हमारा, वो पूरा भुवनेश्वर को बहुत कुछ डिस्ट्रॉय करके चला गया, ओके। तो ये सब होता है क्लाइमेट चेंज। अब वो देखेंगे हम लोग कि साइक्लोन एंड ये सब क्यों होता है। एंड तुमको ये तो पता होगा ना, अभी जो वाइल्ड फायर्स हुआ था अभी कैलिफोर्निया में एंड ऑस्ट्रेलिया में, वो होता 2022 में एक बहुत बड़ा हुआ था। तो ये सब होता है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ओके, तो ये सब हमको पढ़ना है कि ये सब कैसे हम रोक सकें, ताकि मेटेरोलॉजी वाले ऐसे कर रहे हैं, मेटेरोलॉजी वाले कर रहे हैं कि तुमको पहले से तुमको बता दे रहे हैं हाँ कुछ तो हो रहा है एंड ये लैंडफॉल होगा या फिर कुछ होगा। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी वालों का यही है कि तुमको देखना है कि कैसे वो ना हो, क्यों हो रहा है,
as the reason behind this. Okay, एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी है ही तुम्हारे लिए आईएमडी, तो तुम लोगों को पता है. ओके, ये मैं नहीं बताऊंगा. चलो ठीक है. तो क्या है कि वही है, क्लाइमेटोलॉजी के लिए और एक भी चीज़ है जो हुआ है ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साइड में. हमारे यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो 75% के आसपास वहाँ पे क्या है कि कोरल ब्लीचिंग हो गया. कोरल ब्लीचिंग पता है ना सबको, या फिर बता दूं? एमएससी में तुमको पता होगा, कोरल ब्लीचिंग पता है? ओके, किसी को पता नहीं है बोल सकते हो कोई. नो सर. ओके, तो ओके, तो क्या होता है कि कोरल ब्लीचिंग यही है कि तुम्हारा जो हीट स्ट्रोक आया था ना उसमें, मेरीन हीट स्ट्रोक, मेरीन मेरीन हीट स्ट्रोक की वजह से ये जो 75% ऑफ कोरल वो तुम्हारा क्या हो गया, डेड हो गए. ओके, तो वही हो गया कि तुम्हारा कोरल रीफ, सॉरी, जो है कोरल ब्लीच कि वो सारे डेड हो गए. जो भी उनका वहाँ पे जो कोरल का उनका होता है ना, तो वो पूरा डेड हो गए. क्यों हो गए? जो मेरीन हीट स्ट्रोक आया था, 75% ऑफ कोरल वो सारे डेड हो गए. तो क्या हुआ, तो जो भी हमारा 2000 ईयर बैक अगर तुम देखोगे कोरल का, सॉरी यार थोड़ा, हाँ, तो 2000 ईयर बैक अगर कोरल का हम फॉसिल्स फॉसिल्स देखें, उसमें ऐसा कोई भी सिग्नेचर नहीं है कि ऐसे हीट स्ट्रोक, मेरीन हीट स्ट्रोक का कोई भी सिग्नेचर नहीं है. तो दिस इज फर्स्ट टाइम एवर वी आर लाइक फेसिंग दैट कि मेरीन हीट स्ट्रोक के वजह से एक इतना बड़ा तुम्हारा रीफ का मतलब ब्लीच हो गया. ओके, कोरल रीफ का ब्लीच हो गया, जिसको हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं. तो यही है कि यहीं से हमको पता चलता है कि क्लाइमेटोलॉजी का क्या सीन है, क्यों पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी. एंड क्लाइमेटोलॉजी ये सब करके हम लॉन्ग टर्म में जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके, तो क्या होने वाला है या फिर क्या दिक्कत हो रहा है. हाँ, हाँ बताओ. ओके, सुधांशु शेखर कहाँ से बताना है, सुधांशु? ओके, पास्ट एजेस ऑल्सो. यस, सुधांशु तुम एक बार बताना तुमको कहाँ से बताऊं. एंड कोरल ब्लीचिंग. ओके, पास्ट एजेस ऑल्सो दो. हाँ, तो वही है ना कि जो कोरल ब्लीचिंग होता है, तो टेम्परेचर हाई था, लेकिन मैंने बोला ना कि टेम्परेचर उतना भी हाई नहीं था कि जिसके वजह से कोरल, ये ना ये जो हुआ था ये टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था. हीट स्ट्रोक में बोल रहा हूँ. हीट स्ट्रोक एंड टेम्परेचर राइजिंग वो बहुत अलग चीज है. दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में 2024, दिल्ली 2024 क्या हुआ था, मेटेरोलॉजी वाले वार्न कर दिए कि हीट स्ट्रोक्स आने वाले हैं. हीट स्ट्रोक्स मतलब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, जिसके वजह से स्कूल एंड कॉलेजेस छुट्टी कर दिया गया. तो उसके वजह से मेटेरोलॉजी का यही काम था ना, उन्होंने पहले से वार्न कर दिया दैट कि हीट स्ट्रोक्स आने वाला है. तो वो जो मेरिन का हीट स्ट्रोक था ना, वो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ गया एंड हो गया, नहीं. यहाँ पे वो मैं थोड़ा तुमको बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, ओशन में क्या कुछ ऐसे होता है जिसके वजह से मेरिन में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत राइज हो जाता है. कोरल वो होते हैं ना, कोरल क्या होता है कि वो बहुत लार्ज अमाउंट, मतलब लार्ज रेंज ऑफ हीट को वो सहन कर सकते हैं. ओके, एंड सालिनिटी को भी. लेकिन क्या होता है, वही होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना राइज हो गया दैट कि कोरल डेड हो गए. ओके, जिसको हम बोलते हैं कि कोरल ब्लीचिंग. तो लास्ट 20,000 ईयर्स में हमको ऐसा कुछ नहीं दिखा था, लेकिन वो अब हमको दिख रहा है. तो क्लाइमेटोलॉजी वालों का अब वही एक्सप्लेन करना है कि क्यों दिखा, वो क्यों हुआ. ओके, सुधांशु समझ में है. एंड चाइतू, सॉरी मैं अगर गलत ले रहा हूँ तुम्हारा नाम, तो समझ में आया क्या? तो अब ये क्या है कि ये जो कोरल ब्लीचिंग हुआ है ना, ये अब रिसेंट टाइम में हुआ है. तो इसके रिगार्डिंग इतना कुछ न्यूज नहीं है. वो तो क्लाइमेटोलॉजी वाले बताएंगे कि भाई क्या हुआ, इतने सारे मतलब कोरल ब्लीच हो गए, पहले से नहीं हुए थे. लेकिन हाँ वही है कि पहले टेम्परेचर वैसा नहीं था,
पहले टेम्परेचर राइज था, टेम्परेचर हाई था, लेकिन यहाँ पे कुछ अचानक से ऐसे हुआ है, मेरीन हीट स्ट्रोक्स आए हैं जिसके वजह से उन लोगों का ब्लीच हो गया। ओके। सुधांशु, चैतू और हेलो। चलो, किसी को कोई डाउट? सो यू आर सेइंग ड्यू टू सडन स्पाइक या नहीं? देखो क्या है कि सडन स्पाइक है या फिर क्यों है, मतलब यहाँ पे ये जो ओशन, देखो क्या है कि ओशन में बहुत कुछ फेनोमेनन होते हैं जो कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, आगे जाके पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें उस टाइम पे तुम क्लियरली समझ पाओगे। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि, चलो मैं बता ही देता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं लाइक जहाँ पे भी तुम्हारा जो सोलार इंसुलेशन है, सोलार इंसोलेशन थोड़ा हाई होता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहते हैं, पानी का तो टेम्परेचर थोड़ा हाई रहते हैं। तो ऐसे कुछ फेनोमेनन यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे ओशन में कुछ ऐसे फेनोमेनन हुआ है जिस टाइम पे सडन स्ट्राइक हो गया तुम्हारा वाटर का टेम्परेचर, जिसके वजह से ये जो कोरल है ना, वो सारे ब्लीच हो गए। तो वो तो अभी क्लाइमेटोलॉजी वाला बताएंगे कि उसमें हुआ क्या था, उसमें क्या हुआ था, या फिर मे भी उसका आया होगा, उसका पेपर्स आया होगा, वो अगर हम पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा कि क्या है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही लेके चलो, दैट कि ये सब वही क्लाइमेटोलॉजी वालों का काम है कि क्या होता है एंड क्यों होता है, एंड ये जो हुआ था वो कोरल ब्लीच क्यों हुआ था। ओके। तो मैं जस्ट तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको पता चले दैट कि क्लाइमेटोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके। नो, temperature was more higher in past, but the temperature was remain constant for million of years. But today temperature rise suddenly due to global warming. Is this right? I am not sure. uh, नहीं, अगर ऐसे होगा तो हाँ तुम बोल सकते हो कि क्लाइमेट, देखो क्या है कि अब हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ओके। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो तुम बोल रहे हो ना, मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए तुम्हारा टेम्परेचर था, मे भी ऐसा हो सकता है जो तुम्हारा कोरल्स हैं उस टाइम पे धीरे धीरे ऐसा बढ़ रहा था, या फिर एक टाइम के लिए कांस्टेंट था, तो वो कोरल्स, तो वो उनका था कि हाँ ये टेम्परेचर को हम सहन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अचानक से हुआ है जो कि सडन चेंज हुआ है। वाटर, मैं बोल रहा हूँ ना, हीट स्ट्रोक्स अचानक ही होते हैं। ओके। तो जिसके वजह से वो कोरल डैमेज हो गए होंगे या फिर डेड हो गए होंगे। ओके। अचानक से ही कुछ ऐसे हुआ है, सडन स्पाइक हुआ है, तो वही है रीजन। लेकिन इसके क्या है कि तुमको इतना मतलब नहीं जाना है, हमको पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी एंड मेटेरोलॉजी, इसका अंदर इतना कुछ नहीं जाना है हमको। ओके। आगे बहुत कुछ है पढ़ने को। तो वही हो गया। अब समझ में आ रहा है ना कि हमको क्लाइमेटोलॉजी क्यों पढ़ना है, एंड मैं क्लाइमेटोलॉजी क्यों तुमको पढ़ाना चाह रहा हूँ, या फिर तुमको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्लाइमेटोलॉजी में? हेलो, बताओ यार, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है? ओके। बस यही दो लोग का आ रहा है क्या, तरुण और दीपा? ओके। देखो क्या है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि बेसिक्स हैं, लाइक व्हाट इज वेदर एंड क्लाइमेट, एंड क्यों हमको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, तो वो तक ठीक है। लेकिन हमको इतना अंदर तक नहीं जाना है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। हाँ वो तुम पढ़ सकते हो, तुम जाके पेपर सर्च करना, तुमको मिल जाएगा सारा कुछ का डिटेल्स। देखो अब मैं तुमको बताऊंगा वो कैलिफोर्निया में क्यों वाइल्ड फायर्स हुआ था, हम सबको पता है, उसमें ना बहुत कुछ चीजें हैं। अगर तुम अभी पेपर निकालोगे तो तुमको बहुत कुछ डिटेल्स मिलेगा उसमें। तो हमको डिटेल्स में नहीं जाना है, अब के लिए नहीं जाना है बेटा, तुमको बहुत कुछ पढ़ना है अभी जाके। पता है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी का सिलेबस कितना बड़ा है? ओके, ये सब नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना तुमको, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं तुमको वो बताऊंगा, स्किप नहीं करूंगा। ओके, डोंट वरी। तो ओके, तो शुरू करते हैं यार, एटमॉस्फेयर, क्योंकि यही तो हमको पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक। तो यही हमको पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक फेनोमेना जो भी सारे है, एयर मासेस, क्लाउड्स, जेट स्ट्रीम, जो भी सारा एटमॉस्फेयर में है, यही सब हम पढ़ेंगे, यही क्लाइमेटोलॉजी में हम सब पढ़ रहे हैं। अब बताओ यार, एटमॉस्फेयर के बारे में किसको क्या पता है? कितने लेयर्स हैं ये बताओ मुझे, एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स हैं? बताओ।
5। ओके, एक मिनट गाइस, मुझे एक फोटो ऐड करने दो। ओके, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, अब दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? एक बार बताना, कंफर्म करना एक बार। हाँ, ओके, चलो ठीक है। मुझे ये बताओ ना, ये वाला पिक्चर किस किस ने पहले से दिखा है? आप सब तो दिखा देखे होंगे। ट्रोपो स्टार्टो मेजो एक्सो। ओके, ओके, तो हम पढ़ेंगे। सुनो क्या होता है। तो ये ना, ये जो चीज है, ये जो पूरा पिक्चर है, ये मैं तुमको एक्सप्लेन कल करूंगा। ओके, इसको हम आज नहीं जा रहे हैं। मैं ये तुमको बता रहा हूँ। देखो, अगर कुछ चीजें हम पढ़ रहे हैं तो पहले उसके इसके बारे में हमको जानना है। ओके, लाइक एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्या चीज है? एंड जो भी कुछ है। देखो, एटमोस्फियर क्या है ये तुम सबको पता है। ओके, ये मैं नहीं बताऊंगा, या फिर नहीं बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करके बेकार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मुझे ये बताओ, एटमोस्फियर का मास कितना है, किसको पता है? चलो, किसको पता है, या फिर नहीं है तो नो बोल देना। ओके, किसको पता है एटमोस्फियर का मास क्या है? ओके, ओके, चलो ठीक है यार, मैं बता देता हूँ। ओके, तो इसको कैसे देखो, मैं अब तुमको बोलूंगा 5.2 इंटू 10⁻18 kg। मान जाओगे? या फिर तुम्हें गूगल में यही मिलेगा। तुम्हें गूगल में यही मिलेगा 5.1, 5.2 या फिर 5.3 इंटू इंटू 10⁻18 तुम्हें यही मिलेगा। तुम मान जाओगे क्या? नहीं ना, तो हमको प्रूव भी करना है। ओके, तो क्या है, ये तुम्हारा अर्थ। सॉरी, सॉरी यार। ये तुम्हारा अर्थ। ओके, तो इसमें जैसे एटमॉस्फेयर का लेयर्स है। ओके, तो वो कुछ प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं ना, इससे अर्थ के सरफेस में कुछ प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं। तो वो प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई बताओ यार, बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर का मास क्या है। दैट इज 5.2 इंटू 10⁻18 kg। बस ये मैं प्रूव कर रहा हूँ कि वो हम उन्हें कैसे निकालेंगे, या फिर तुमको अगर कोई पूछेगा तो ये तुम कैसे प्रूव करोगे दैट कि एटमॉस्फेयर का मास यही है। ओके, मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? किसी में भी बताओ यार, पास्कल, एचपीए में, किसी में भी बताओ। 1 atm इज इक्वल टू। ओके, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल 1 atm। 1 atmosphere pressure is equal to 1.013 10⁵ पास्कल। ओके, एंड अर्थ का जो रेडियस है, ये है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी को अगर पता नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। 1.013 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है, या फिर 985 एचपीए इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एंड अर्थ का अर्थ अर्थ रेडियस क्या है? 1 किलोमीटर अप्रोक्स। चलो, अब कोई मतलब सोच भी पा रहे हो कि हमको ये जो निकालना है, मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? मैं तुमको प्रेशर गिवन दे रहा हूँ और तुमको अर्थ का रेडियस गिवन दे रहा हूँ। कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे, या फिर कोई सोच पा रहा है? अगर कोई सोच पा रहा है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा तुम्हारे लिए। 2 मिनट तक वेट कर सकता हूँ। कोई सोच पा रहा है कि कैसे करना है, या फिर मास कैसे निकालना है एटमॉस्फेयर का? तुम थोड़ा सोचो। मैं तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया हूँ, लाइक पूरा ये जो एटमॉस्फेयर है तुम्हारा अर्थ के सरफेस में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने डालते हैं। ओके, ओके, इतना डालते हैं। एंड अर्थ का रेडियस है 6371 अप्रोक्स। यही तुमको लेना है। तुम यहीं से कोई सोच पा रहे हो
कि कैसे निकालना है तुमको। चलो, डेंसिटी वॉल्यूम, नहीं डेंसिटी का कोई नहीं आएगा, डेंसिटी का इसमें नहीं, डेंसिटी नहीं चाहिए हमको, वॉल्यूम भी नहीं चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ, सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया में ही तुम्हारा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ओके, तो आज का सरफेस एरिया लेके कुछ करना है। थोड़ा सोचो यार, थोड़ा दिमाग चलाओ। मैं तो बोल दूंगा यार, मैं हूं ही, मैं ये तुमको बता के छोड़ूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा, लेकिन तुम थोड़ा सोचो। मैं तुमको ये गिवन दे रहा हूँ, इसमें से कुछ निकाल सकते हैं? कुछ ऐसे है प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसे है? कहीं से तुम मास ला सकते हो, कहीं से तुम मास को एक्स लेके तुम निकाल सकते हो, कुछ ऐसा है? सोचो। सॉरी सर, मैथमेटिक्स वीक है, हाँ भाई मेरा भी वीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा भी वीक है। फोर्स अपन एरिया, ओके मुश्ताक, ठीक है। कर रहे हो मुश्ताक, तुम ट्राई कर रहे हो क्या? कोई मतलब ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है, या फिर मैं बता दूं? ग्रेविटी लेंगे क्या? नहीं लेना है, नहीं लेना है पर इतना मत सोचो, मैं तुमको तो बोल रहा हूँ। फोर्स, एरिया, प्रेशर, कुछ तो ऐसे है जहां से हम मास ला सकते हैं, मास को फिर एक्स डाल के देखो, हो जाएगा। नहीं चाहिए, ग्रेविटी नहीं चाहिए अमर, और डेंसिटी वॉल्यूम ये सब भी नहीं चाहिए। मुझतक सही बोलो, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन मास कैसे निकालना है? चलो ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, या फिर नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। ओके, तो तुम्हारा फॉर्मूला ये है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही है। ओके, तो तुम्हारा जो फोर्स है क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो ले सकते, ए फिजिकल टू एम ए। ओके, ओके, तो ये मास क्या है? यही तो है मास, जो तुम्हारा प्रेशर डाल रहा है 1.013 टेन टू द पावर 5 पास्कल, हाथ के सरफेस में जो तुम्हारा ई डाल रहा है। ओके, वन, ये जो 1.01, सॉरी यार, ये जो 1.013 पास्कल जो डाल रहा है, वो कौन सी मास डाल रहा है? यही तो है एम, एम ए एक्सीलरेशन, एरिया जो तुम्हें निकालना है 6371 से, प्रेशर, प्रेशर तुम्हें गिवन है ऑलरेडी, मैंने दे चुका हूँ। कोई निकाल सकता है? कोई कर रहे हो? फिर मैं वेट करूंगा। देखो आई डोंट नो, तुम में से कई सारे ऐसे होगे तो अभी सोच रहे हो कि यार क्या कर रहे हो भैया, बता दो, कौन ही करेगा, कोई क्यों ही करेगा। मैं बता दूंगा यार बता दूंगा, लेकिन कोई ट्राई कर रहा है क्या तुम में से? तो मैं थोड़ा रुकूंगा उसके लिए। चलो, प्रेशर, प्रेशर मैंने तुम्हें गिवन दिया हूँ। मास, मास तुम्हें लेना है एक्स इंटू एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया, एरिया का 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस लेना है आर्थ का 6371 किलोमीटर अप्रोक्स। ओके, अब निकालो यार, प्रेशर तुम्हें दे दिया हूँ 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, निकालो। निकाल के बताओ यार मास कितना आ रहा है, देखो मास तुम्हारा ये आ रहा है कि नहीं। 5.1 इंटू 5.1 इंटू 10⁻18 kg। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम कल से शुरू करेंगे। ओके, अब थोड़ा एटमॉस्फेयर के जान लेते हैं, एटमॉस्फेयर है क्या ये तुम लोग को पता है, बस ये मैं तुमको मास बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर का मास क्या है। बस कैलकुलेशन है यार, ये तो कर सकते हो, करो। मास बताओ, प्रेशर गिवन है, एक्सेलरेशन दिया हूँ, एरिया दिया हूँ। इसको छोड़ दे क्या कल के लिए? कोई अगर कर रहा है तो फिर कल बताएंगे इसको, डायरेक्ट आके पहले क्लास में ही तुमको ये बता देंगे कि कैसे आया 5.1 इंटू 10⁻18। अगर कोई कर रहा है तो, कोई नहीं कर रहा है तो मैं फिर अभी बता दूंगा, बता के छोड़ दूंगा तुम्हें। कुछ बताओ यार। नो सर, यस सर, कर रहे हैं सर, नहीं हो रहा है सर, आप ही बताओ।
ठीक है, आई एम गेटिंग 5.3 इंटू 10⁻12। अच्छा, तो तुम्हारा, आई थिंक तुम एक किलोमीटर को मीटर नहीं किया हो। 6371 किलोमीटर है, तुमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कौन था? अमित था। पूजा, तुमको आई थिंक ये किलोमीटर को तुम मीटर में नहीं किए हो, एक बार कर रहे हैं सर। ओके ठीक है, तरुण, मुश्ताक, 5.18 इंटू 10⁻, ओके मुश्ताक, वेरी गुड। वो जो लोग को जो लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हो, मतलब चुपचाप बैठे हो, तुम थोड़ा वेट करो भाई। तुम थोड़ा वेट करो, जो लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा करने दो, ओके। 2 मिनट का ही कैलकुलेशन है, वो थोड़ा कर रहे हैं, तुम थोड़ा वेट कर लो। मुश्ताक, तुम जा सकते हो भाई, तुम्हारा खत्म हो गया है। तुम्हारा जो भी आंसर है ठीक ही है, ठीक है। तो यही है, बस यही प्रोसेस था निकालने के लिए। still getting 5.3, I got 10⁻18, ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, 5.3 ठीक है। क्या है कि वही है कि तुम अगर इसको लोगे ना, 985 HPA और 98500 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लोगे तो तुम्हारा वही आ जाएगा, 5.1 और 2, ओके। डोंट वरी, ठीक है, ठीक है। अमिता ठीक है। मुश्ताक, ओके, थैंक यू सर। ठीक है मुश्ताक। ओके चलो मैं बता देता हूँ, ओके गाइज। सिंपल है कैलकुलेशन। P is equal to force upon area, pressure is equal to force upon area, force is equal to mass into acceleration upon area। तो मास को हम x ले सकते हैं, या फिर मास को मास में ही रहने देते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया, एरिया है 4 पाई r² 6371 किलोमीटर का स्क्वायर, ओके। प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ओके। ये हो गया मास इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 4 पाई। कोई किया है तो एक बार बताना, अनम्यूट करके बताना। 3.14 इसका क्या आएगा? 6371 किलोमीटर स्क्वायर का मीटर में क्या आएगा? कोई किया है तो मैं अनम्यूट करके बता सकते हो। 6371 4 पाई, या फिर पूरा नीचे का वैल्यू बता दो, 4 पाई r² का क्या वैल्यू आया है? पूरा नीचे का आया है 5.098 इंटू ओके, टेन टू वेट द वेट पावर वेट वेट, 14। 5.09। 098 ओके, ओके, इंटू 10 टू द पावर 14। ओके, मीटर स्क्वायर राइट। यस। ओके ठीक है, थैंक यू। तो ये तुम्हारा हो गया न्यूटन मीटर पर सेकंड, ओके ठीक है। 1013 इंटू 10⁵ इंटू 5.098 इंटू 10⁻14 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू मास, जो कि आएगा तुम्हारा केजी में, ओके। तो इसको करो यार, इसको करो। ये क्या होगा? वन, एक मिनट बता रहा हूँ। 1.013 0.526 इंटू 10⁻19, जो कि है 5.26 इंटू 10⁻18 kg, ओके। यही होगा जो भी किया हूँ। किसी को समझ में नहीं आया क्या? एक बार बताएंगे। सबको समझ में आया ये कैसे हुआ? मैंने बस, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल ही है, बस कुछ नहीं है इसमें। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा, ओके। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अंडरस्टूड, ओके। किसी को समझ में नहीं आया? ओके, हाँ। तो फिर मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जो जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो उसी में हम पूरा एटमोस्फेयर पढ़ेंगे, ओके। धीरे धीरे जाएंगे। तो एटमोस्फेयर का जो भी स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे जो फोटो दिखाया था, एटमोस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, ये क्यों है, क्या है, सारा ये सब बताएंगे। एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी तुम्हें देंगे, ओके। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, एंड प्रीवियस ईयर नेट से भी तुमको क्वेश्चन ला के दूंगा, जो कि तुम करोगे तो तुमको अच्छा लगेगा, ओके। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया
तो पूछ सकते हो।